ये नरेंद्र मोदी के झूठे वादे हैं कि त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, मस्जिद जल रही है, आईने तोड़ दिए गए, कुरान के पारों की बेहरमती कर दी गई। और क्या कर रही है बीजेपी की सरकार? खामोश बैठी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं जो त्रिपुरा में आज हो रहा है। और बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो फौरन त्रिपुरा के बारे में एक मीटिंग ले कि आप त्रिपुरा में, भारत का एक स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर पिछले 5 दिन से 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, 5 मसाजिद को जला भी दिया गया। ये कहां गए मोदी जी? जो ये फिरका परस्त विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो त्रिपुरा की मस्जिदों को नुकसान कर रहे हैं, योग्य, ये तमाम के तमाम आपके लोग हैं। आप अगर 1 मिनट में उनको रोक सकते हैं, मगर 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। ये बीजेपी का असली चेहरा है। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। इनकी ख्वाहिश को इन तमाम पार्टी कर अपने ख्वाबों को बिछा देंगे। याद रखो, आपके ख्वाब आप पूरा करेंगे, आपकी मंजिल आप तय करेंगे, आपके फैसले आप करेंगे, आपका वोट आपकी पार्टी करेंगे। हम कब तक समाजवादी हो, बीएसपी हो, आरएलडी हो, कांग्रेस से कहेंगे कि जाओ हम मुसलमान हैं, तुम्हारे मुकद्दर के फैसले करो? नहीं, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा समझ दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा दूरंदेशी दी। सिर्फ आपको एतमाद की जरूरत है। और लोग कहेंगे कि ओवैसी आकर तुमसे कह रहा है खतरे मोल लो। अरे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि खतरे मोल लो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी का फैसला और मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है। हमको जिद्दोजहद करना है, हमको मेहनत करना है। आपके वोट की क्या अहमियत है बताइए? आपके वोट की अहमियत क्या है बताइए? आपने तो इन तमाम सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, मगर बीजेपी जीतती जा रही है। हम भी चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी की सरकार ना बने, मगर ये लोग आकर क्या कहेंगे कि मुजफ्फरनगर में अगर वोट मुसलमानों का डिवाइड हो गया तो बीजेपी जीत जाएगी। ये बोलते हैं ना। अगर मुसलमान में देखो, आपके कान में आकर जैसा शैतान वसवसे डालता है, इस तरह के शैतान के एजेंट दुनिया में बहुत है। ये आकर कहेंगे कि देखो, अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो बीजेपी को फायदा होगा। हम उस हजरत इब्लीस की औलाद से पूछना चाहते हैं। हम तो शैतान रजीम कहते हैं, उनसे पूछना चाह रहे हैं, क्या 2019 के चुनाव में आपने बीजेपी को वोट दिया? दिया आपने? क्या 14 में आपने दिया था? क्या आपने 17 के विधानसभा के चुनाव में दिया था? तो 14, 17, 19 आपने 3 चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो फिर कैसे बीजेपी जीत गई? कैसे जीती बीजेपी? ये फैसला आपको करना है। आपने 14 में आरएलडी को वोट दिया, कांग्रेस को दिया, बीएसपी को दिया, सपा को दिया, मोदी के एमपी जीत गए। 17 के विधानसभा के चुनाव आए, हम तो नहीं थे यहाँ पर, बीजेपी जीत गई। 19 में मैं एक सीट पर नहीं लड़ी, बीजेपी जीत गई। मेरे अजीज दोस्तों, इस बार आप गलती नहीं करेंगे, इस बार आप ये गलती हरगिज नहीं करेंगे। यकीनन बीजेपी को रोकेंगे, मगर बीजेपी को रोकने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी गुलामी करता रहा हूँ। बीजेपी को हटाएंगे, ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम खबर में उतारोगे, मेरे घर को खंडेर बना दोगे, जवान को गोली मार दोगे, या जो बच जाएगा उसको जेल में डाल दोगे। मेरे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, इंटर कॉलेज नहीं
मिलेगा, मगर ये लोग आकर कहेंगे वोट हमको दो, नेता हम बनेंगे। ये नहीं हो सकता। वोट भी आपका होगा, नेता भी आपका होगा, रोशन मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह आपका होगा। और जो लोग हमसे कहते हैं, जो लोग आकर मजलिस पर तनकीद करते हैं कि मजलिस एक फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस जीतेगी तो फिरका परस्ती बढ़ेगी, अरे कौन सी तुम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जो मुसलमानों से नफरत है कि सब तक पहुंच गई, इसकी एक मिसाल देता हूं। मुसलमानों से फिरका परस्ती की सब तक आसमानों को छू रही है, एक मिसाल देकर चले जाऊंगा। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ, मैं तो ये कहा था मोदी जी से कि इस मैच मत खेलो आप। मैं तो कहा था कि मैच इसलिए मत खेलो क्योंकि पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर में आके वहां के सिविलियन को गोली मार रहे, हमारे 10 सिपाहियों को मार। मगर मैच हुआ, खेल है, 11 खिलाड़ी क्रिकेट मैच में खेलते हैं, एक तरफ एक टीम में। बदकिस्मती से भारत हार गया, तो किस पर इल्जाम लगाया शिकस्त का? किस पर लगाया इल्जाम? बोलो, किस पर इल्जाम लगा? किस पर इल्जाम लगा? तो क्या शमी एक ही प्लेयर था 11 में? 11 की टीम थी, मगर फिरका परस्ती बताने के लिए आपसे कह रहा हूं कि टीम हारी, हमको तकलीफ है, मगर शमी पर जिम्मेदारी डाल कि शमी की वजह से हार गए, शमी की वजह से हारते हैं। ये नहीं, ये यही तो फिरका परस्ती है, यही तो मुसलमानों से नफरत है। इसको आपको समझने की जरूरत है। मीडिया के लोग हमसे आकर पूछे, अरे भाई यार गाड़ी वाला इसको मना करो यार। मेरे अजीज दोस्तों भाई, ये एक मिसाल है। फूल नीचे करो यार, मैच में भी फूल नीचे कर लो भाई, आप ही का आ रहा है सबसे ज्यादा प्रेम में। भारत का माहौल इस तरह से दिया गया कि इसके लिए जिम्मेदार मुसलमान नहीं आ रहा, यही कह रहा है। कौन उठाएगा आवाज फिर? और लोग आकर कहेंगे, नहीं नहीं, हमको इस माहौल को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे माहौल को? माहौल को खत्म कैसे करेंगे? भीख मांगकर माहौल खत्म करेंगे? रोकर माहौल को खत्म करेंगे? नहीं। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप सियासत में हिस्सा लें, अपने वोट से अपने उम्मीदवार को कामयाब करें। और अगर कोई आपसे बदतमीजी करना चाहता है तो आप कहें कि मंजलिस का ये हमारे सामने, तुम इनसे बात करो। अच्छा, हैरत की बात यह, अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर शमी पर इल्जाम लगा दिया मुसलमानों से नफरत करने वालों ने, तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी होगी। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर। जब हम इन फिरका परस्तों को कह रहे हैं तो उनको भी कहना पड़ेगा। पड़ोस के जो मिनिस्टर ने बयान दिया, अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी कर दिए हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों पे कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात में एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। ये हमारे घर का मामला, हम घर में तय कर लेंगे। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। और हम ये हमारे शमी को गाली देने वालों से कहेंगे, प्यारे
शमी के जैसा बॉलर फिर कभी नहीं मिलेगा, मगर दुश्मनी करना है, नफरत फैलाना है, हमारे हिंदू भाइयों में नफरत फैलाना है कि देखो 11 की टीम में 1 से हार गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि आप त्रिपुरा में, भारत का एक स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर पिछले 5 दिन से 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, 5 मसाजिद को जला भी दिया गया। ये कहां गए मोदी जी, कहां गए अमित शाह, कहां गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम त्रिपुरा की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि रोकिए त्रिपुरा में जो ये फिरका परस्त विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो त्रिपुरा की मस्जिदों को नुकसान कर रहे हैं, रोकिए। ये तमाम के तमाम आपके लोग हैं। आप अगर 1 मिनट में उनको रोक सकते हैं, मगर 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। ये बीजेपी का असली चेहरा है, ये नरेंद्र मोदी के झूठे वादे हैं। कि त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वीडियोस है सोशल मीडिया पर, मस्जिद जल रही है, आईने तोड़ दिए गए, कुरान के पारों की बेहरमती कर दी गई। और क्या कर रही है बीजेपी की सरकार, खामोश बैठी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं जो त्रिपुरा में आज हो रहा है। और बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो फौरन त्रिपुरा के बारे में एक मीटिंग ले। मोदी जी कम से कम अगर बोल नहीं सकते तो ट्वीट तो कर दो, ट्वीट तो कर दो कि त्रिपुरा में आज जो नंगा नाच हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी अहम बात जो जरूरी वो ये है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुजफ्फरनगर में डेवलपमेंट नाम का कोई काम नहीं हुआ। लखनऊ में बैठकर बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और बाबा ने परसों बयान दिया कि हम कोई मजहब को नहीं करते, हम कोई वसा नहीं करते, लंबी लंबी छोड़ दिए बाबा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में क्या ये बात सच नहीं है कि मुजफ्फरनगर में जहां पर 40% के करीब मुसलमानों की आबादी है ना, यहाँ पर 40% मुसलमानों की आबादी के लिए आप बताना चाहूंगा कि सिर्फ 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ पर 40% मुसलमान है वहाँ पर 4, जौनपुर में 10% है वहाँ पर 22। अब आप खुद फैसला करिए, कोई उठाता है इन बातों को। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत है, मगर इस पर कोई बात ही नहीं होती। और फिर तीसरी बात जो इसमें अहम बात की है कि मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ और यही योगी सरकार ने 70 केसेस को वापस ले लिया। कितने? 70 से ज्यादा केसेस को, इनके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ केसेस को वापस ले लिया। इनका एक एमएलए है विक्रम सैनी कठौली का, बीजेपी का एमएलए, जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया। किस बुनियाद पर कि इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है? क्या सरकार का काम नहीं है कि उसके खिलाफ अपील की जाए? अपील नहीं होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए, मगर बीजेपी की सरकार अपील नहीं करती, केसेस को वापस ले लिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि आप देखते हैं कि आप मोदी जी आए कल या 2 दिन पहले आकर उत्तर प्रदेश में 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया, मगर हम मोदी जी से, योगी से पूछना चाहते हैं, सत्ता में तो आप है ना, 5 साल में आपने क्या किया? आपको जानकर हैरत होगी कि आयुष्मान भारत का जो बजट है वो कितना इस्तेमाल हुआ।
कितना इस्तेमाल हुआ आयुष्मान भारत बजट का, उसका चंद फीसद भी इससे इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफियों के खात्मे के लिए, आपकी एक आजाद सियासी आवाज के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत हमको और आपको नहीं है, हमको सिर्फ अल्लाह से डरना है। हमको अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना है, हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बतों को और अपने गुलामी के रिश्तों को मजबूत करना है। याद रखिए, अगर आप डर डर कर इसी तरह अपने वोट का इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर क्या हासिल होगा, बताइए क्या हासिल होगा आपको। और अगर कोई ये कह रहा है कि एनपीआर नहीं होगा, झूठ कह रहा है आपसे। आज हिंदू अखबार में भारत के एक मायनाज जर्नलिस्ट है विजेता सिंह की रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार सेंसस के साथ एनआरसी और एनपीआर करेगी। और वो क्या है, वो खतरा है तमाम भारत के मुसलमान और दलितों के लिए। सेंसस के साथ एनपीआर होगा, एनआरसी होगा और उसमें सवालात पूछे जाएंगे कि बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ पैदा हुए थे, बताओ उनका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, बताओ तुम्हारी मादरी जबान क्या है। ये क्यों पूछा जा रहा है आपको मालूम? जब लिस्ट बन जाएगी तो तहसील ऑफिस में लिस्ट लगाई जाएगी कि देखो इसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, और वो तहसीलदार के पास कोई भी जाकर ये ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत का नागरिक नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं इसकी शहरियत पर, तो मुझे अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये काम बीजेपी करने जा रही, इसकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। और लोग पूछेंगे तुमने क्या किया तेलंगाना में? हमारे पास तेलंगाना रियासत में 7 एमएलए मंगलेश के, हमने अपने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से बैठ कर का पूरे तमाम मुसलमानों की तंजीमों को लेकर गए, जिसमें जमीयतुल उलमा भी शामिल, जिसमें जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, अहले हदीस, अहले सुन्नत सबको लेकर गए, शिया भी थे। सबको ले जाकर हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप सेंसस करेंगे, एनपीआर नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने तयख्खुन दिया तो हमने कहा तयख्खुन की कोई अहमियत नहीं है, असेंबली में खड़े होकर दो। तो असेंबली में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, करारदाद को मंजूर करवाया कि तेलंगाना में सेंसस होगा, एनपीआर नहीं होगा। ये आपकी ताकत होती है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास 7 एमएलए है, तुम क्या कर सकते? हमको मंत्री संतरी बनने का शौक नहीं है, मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं है, मुझे आपको इंसाफ दिलाने से मतलब है, मुझे गरीब को इंसाफ दिलाने से मतलब है। आपने सबको वोट डाला, कोई संतरी बना, कोई विधायक बना, कोई मंत्री बना, कोई ऊंचा चला गया, मगर इतना ऊंचा गया कि जिसने उसको ऊंचाई पर पहुंचाया उनको ही भूल गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मोदी सरकार सेंसस के साथ ये हरकत करना चाहती है। हम मोदी सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अगर एनपीआर होगा मोदी जी, तो खुदा की कसम असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर आकर एहतजाज करेगा। हम खामोश नहीं बैठेंगे। बताइए किसके पास भारत में बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या आपके माँ बाप के पास बर्थ सर्टिफिकेट निकलेगा? क्या निकलेगा बर्थ सर्टिफिकेट? वो यूपी का बच्चा है जो इंदौर गया, इंदौर मध्य प्रदेश में गया, उसका नाम तस्लीम था, चूड़ियां बेच रहा था, तो उसको मारा गया कि तू कुछ और हरकत कर रहा है। तो उसको जेल में क्यों डाल दिया गया मालूम आपको? अब तक नहीं। 3 हफ्ते से तस्लीम जेल में है, कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ उसके आधार कार्ड में एक नाम की गलती है। तो कहा गया तेरा आधार कार्ड झूठा है, और तस्लीम पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश की जेल में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, ये आने वाले असेंबली के चुनाव हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अगर आप अपनी आवाज को मजबूत करेंगे, तो कोई लड़ने वाला होगा आपके लिए। आपने कभी इस नेता को चुना तो वो कभी बीएसपी में थे,
कभी दाढ़ी थी तो दाढ़ी कटाकर सपा में चले गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप जानते हैं, आप जानते हैं। हमारी दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी, थोड़ी काली थी अब व्हाइट हो रही है, और इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं, भूख नहीं है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दल बदल की सियासत से काम नहीं चलने वाला है कि अगर उनको सिर्फ अपनी पड़ी है, मगर कौम के बारे में कौन सोचेगा, मिल्लत के बारे में कौन सोचेगा, लीडरशिप कौन बनाएगा, कौन आवाज बनेगा मजलूमों की। हम मजलूम हैं, वो जालिम बैठे इख्तिदार की कुर्सियों पर। हमको अपनी मजलूमियत को समझते हुए जालिम के जुल्म को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो नतीजा देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हजारों की तादाद में हमारे कुरैश भाई बेरोजगार हो चुके हैं। हजारों की तादाद में कुरैश भाई बेरोजगार हो चुके हैं। बुनकर का कारोबार करने वाले हमारे अंसारी भाई, उनके पावर लूम बंद पड़े, उनके योगी सरकार ने उनकी माशियत को बर्बाद कर दिया, बरकी की बिजली की कीमतों में इजाफा कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल हमारे हैं यहाँ, इन मसाइल पर कौन आवाज उठाएगा। अब जहां तक बीजेपी का सवाल है, लोग बहुत सी बातें करते हैं कि आप बीजेपी के बारे में नहीं बोलते। अरे जितना हम मोदी के बारे में बोलते शायद ही कोई बोलता हो। क्या पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने कहा था कि मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? किसने कहा था? मुलायम सिंह यादव ने कहा था। कि हमने पार्लियामेंट में जाकर मोदी जी के गले मिल लिए? कौन गले मिला था? कि हमने अपनी बेटी की शादी में मोदी को बुलाया था? किसने बुलाया था? आप सब करेंगे, आप शादी में बुलाएंगे, आप बोलेंगे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम गले भी मिलेंगे। और जब ओवैसी आकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहेगा कि नेता बनो, लीडर बनो, कायद बनो, तो बोलेंगे तुम्हारे वोट काटने आया है, तुम्हारा दुश्मन है। हम तुमको वोट डालते रहेंगे, हम तुम्हारे लिए दरी बिछाएंगे, तुम्हारे सर पर ताज रखेंगे, और हम भीख का कासा लेकर अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको जमहूरियत हक देती है कि हम अपने मसाइल को हल करें। आप देखिए, तेलंगाना में हमने गवर्नमेंट पर दबाव डालकर वहां पर तेलंगाना में 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां बगैर फीस दिए गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ती है, क्लास 6 से क्लास 12वीं तक। बेहतरीन स्कूल है। क्या इस तरह का काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता? क्या अब आपको बच्चों को, अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का शौक नहीं है? हर मुसलमान को है, मगर पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, हकीकत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मोदी की हुकूमत है, कितनों के पास मोटरसाइकिल, हाथ उठाओ। बहुत कम लोग हैं। कितनों के पास पेट्रोल की गाड़ी है? मंत्री जी को व्यवहार होने जा रहा है उमेश तिवारी के ऊपर। आप जब पेट्रोल स्टेशन जाते तो 104, 107 रुपया पर लीटर दलाते हैं ना। और जब दलाते हैं, दलाकर आप पैसे देने जाते हैं, सामने पोस्टर पर मोदी जी को दलाते हैं। वो देश के इन मोटरसाइकिल चलाने वालों को पैगाम दे रहे हैं कि बेटा लो पेट्रोल और मैं तेरा खून चूस रहा हूं। 107 रुपये मोदी जी, क्या आपने कमाल कर दिया, वाह वाह। और फिर पेट्रोल 107, 104 रुपये में हो गया। तो यूपी का एक निराला मिनिस्टर है जो बोला कि पेट्रोल दलाता ही नहीं है कोई। अजीब आदमी है, अजीब आदमी है उमेश तिवारी। मैंने कहा। अच्छा, एक और इनका बहुत अक्लमंद आदमी है जो कहा कि मोदी जी ने कोविड का वैक्सीन लगाया तो उसमें पैसे चले गए। मेरे भाई, आप थम्स अप हो सकते हो, वैसी थम्स अप नहीं है। हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। भारत सरकार ने कोविड के वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तसस किए थे बजट में। तो पेट्रोल क्यों बढ़ाया जा रहा है?
क्या मोदी जी आपको गरीबों से मोहब्बत नहीं है? आज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तरकारी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। हमारी माँ और बहनें, आप बताओ, तरकारी में इजाफा हुआ नहीं? कितनी कीमत बढ़ चुकी है तरकारी की, खाने को खाना नहीं है, हम कुछ भी नहीं खा सकते, गरीब भारत का भूखा मर रहा है। मगर मोदी जी और बीजेपी आरएसएस कह रही है कि गाय का गोश्त की बात करो, मॉब लिंचिंग की बात करो, भड़काओ, दुश्मनी पैदा करो, क्रिकेट मैच है कभी सभी को ब्लेम करो। और मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हम पर इल्जाम लगता है कि हम ही जज्बाती तकारीर करते हैं, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप जानते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी को? जानते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी को? भाई ये सपा वाले क्यों नहीं बोलते उनके बारे में? क्यों नहीं बोलते समाजवादी वाले? बीएसपी क्यों नहीं बोलती? आरएलडी क्यों नहीं बोलती? कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? इसलिए नहीं बोलते, जाकर पूछो उनसे, इनके नेताओं से पूछो, बोलो ना कलीम सिद्दीकी के बारे में, तो कहेंगे अगर कलीम सिद्दीकी के बारे में बोला जाएगा तो योगी और मोदी नाराज हो जाएंगे, हमको हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों पर जुल्म किया जा रहा है, और इसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने आवाज उठाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए कि हर चीज में आपके सामने खुलकर बयान कर रहा हूं, ताकि आप एक पैगाम लेकर यहां से उठें, ताकि आप आने वाले विधानसभा में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि 2014 में, 2017 में, 2019 में आपने नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, मगर ये बीजेपी को रोकने से नाकाम साबित हुए। मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ बहनों, मेरे कौम और मिल्लत के गयूर नौजवानों, इस बार एक मर्तबा मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करो, मजलिस का साथ दो। याद रखो, अगर आज समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी में अगर मुसलमानों की तरफ कोई देख रहा है तो क्यों देख रहे हैं आपको मालूम? अगर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी यूपी को नहीं आता तो ये मुसलमानों की तरफ देखते भी नहीं। एक एमपी है साबिका, इनका भी नाम लेना नहीं चाहता हूं, वो अपने फेसबुक पर मजलिस की तारीफ लिखे और ओवैसी की तारीफ लिखे। हमारे जिम्मेदारों ने उनसे राब्ता किया और बोला कि साहब आपने बड़ी तारीफ की, तो कहा कि तहज्जुद में उठा था, दिल में तकलीफ हो रही थी तो मैंने लिख दिया। हमारे लोग खुश हो गए, मैं मुस्कुरा रहा था। मेरा ठीक है। 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि अखिलेश यादव के बगल में खड़े होकर फोटो ले रहे हैं। हमारी तारीफ लिखेंगे तो अखिलेश बोलेगा आजा मेरे पास। मजलिस के डर से बुला रहे हैं, तो मालूम हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने मजलिस अपना घर बना चुकी है, एक मुकाम पैदा कर चुकी है। अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, तुम नेताओं को ले रहे हो, मैं जनता को अपने साथ लेके जाऊंगा। जनता के बगैर कोई नेता नहीं है, ठेंगा रहता है। जनता है तो नेता है, अवाम है तो कायद है। अवाम कायद को बनाती है, जनता नेता को बनाती है। आज उत्तर प्रदेश की मुसलमान जनता इस बात को तय कर चुकी है कि हम अपने नए नेता को बनाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है दोबारा कि मजलिस को मजबूत करिए, हर बूथ पर अपनी पार्टी को मजबूत करिए। अगर मैं आप तक नहीं पहुंच सका तो मुझे माफ करिए, मगर आपसे एक वादा कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं मुजफ्फरनगर के गयूर मुसलमानों के दरमियान में खड़े होकर, जिन्होंने 8 साल पहले जिन पर मसाइब और मुश्किलात के तूफानों से गुजरना पड़ा, जिनको खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का आपको वादा कर रहा हूं, इलेक्शन जितने मेरी जिंदगी में आएंगे मैं आता रहूंगा उत्तर प्रदेश को इंशाअल्लाह।
मैं सिर्फ एक इलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ, और अल्लाह मेरी नीयत को जानता है, रब्बे करीम मेरे दिल का हाल जानता है। मेरी दिल की ख्वाहिश सिर्फ यही है कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं उस वक्त तक उस वक्त को कीमती समझकर भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है। और कैसे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी? जब मुसलमान अपना नेता बनाएगा, जब मुसलमान अपनी पार्टी को मजबूत बनाएगा, तब जमहूरियत मजबूत होगी। अब जमहूरियत मजबूत नहीं है, अब जमहूरियत मजबूत नहीं है। हम तो इन लोगों को कामयाब करते हैं जो अपने जाती मफाद के लिए आप लोगों का सौदा कर लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आपकी आवाज है, इसको मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आऊंगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।